वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी करंट अफेयर के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे दिसंबर 2022 के। कुछ एमसीक्यू हम देख भी चुके हैं, बाकी बचे एमसीक्यू आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नवंबर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। हमने इस सीरीज़ में हमें पूरा एक साल का करंट अफेयर देखना है और जनवरी 2023, फरवरी 2023 और दिसंबर 2022 का कंप्लीट हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर नवंबर से स्टार्ट करेंगे तो पूरा हमें जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। पूरे एक साल का इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने ये वाला प्रश्न देखा था, यहाँ पर ये प्रश्न तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब ये वाला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ग्राम विकास जो विभाग है उसके अनुसार 12 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 2022-23 में अब तक मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये पहला स्थान प्राप्त किया है। ये न्यूज़ में आया भी था और आपको अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो आपको वहाँ पर ये अपडेट दी भी गई थी। अगला कथन है, राज्य को मिले 26 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 24.51 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। इसके बाद तीसरा कथन दिया गया है, मानव दिवस सृजन में 22.67 करोड़ के आंकड़े के साथ तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर है और 21.71 करोड़ मानव दिवस सृजन के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो तीनों ही कथन सही है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। ये जो फैक्ट है ना, ये जरूर याद रखिए कि पहले स्थान पर यूपी आया है, दूसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु आया है और तीसरे स्थान पर इसमें राजस्थान आया है। तो तीनों के नाम याद रखें, आंकड़ा याद रखें कितना क्या है। यहाँ पर जो है जो तमिलनाडु का है ये है 22.67 करोड़ मानव जो सृजन है, मानव इतने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया मनरेगा के तहत। यहाँ पर 21.71 करोड़ है। ठीक है, और यूपी का भी याद रखिए 26 करोड़ है, यूपी का सबसे ज़्यादा है। क्लियर है, तो यहाँ पर 26 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के मुकाबले इतने 26 करोड़ का लक्ष्य था और 24.51 करोड़ यहाँ पर जो है इन्होंने रोजगार दिए। तो ये याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, तो ये वाराणसी में किया जाएगा। ये एक मॉल बनेगा जहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की थीम रखी जाएगी और जैसे कि यहाँ पर एक योजना चलती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यूपी में आप सबने सुनी होगी, बहुत चर्चा में रहती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, भदोही के जैसे कालीन प्रसिद्ध है, कन्नौज की जैसे इत्र प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाएगा, देश विदेश में उस चीज़ को प्रसिद्ध किया जाएगा ताकि उस चीज़ का नाम हो और उस वस्तु और उस क्षेत्र का नाम हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट। और इस मॉल में क्या होगा, वाराणसी का ये मॉल बनाया जाएगा और इस मॉल में इस थीम को रखा जाएगा। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। वाराणसी स्थित चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित पार्क में ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल निर्माण प्रस्तावित है। अब ये जो मॉल है ये शहर में होने से यहाँ पर यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बुनकरों शिल्पियों को माल भाड़े में भी राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, देश में सबसे लंबे जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील तक जो जाता है, इस पर कब से मालवाहक जहाज़ों का संचालन शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जनवरी 2023 से इसका जो संचालन है वो शुरू होगा। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, इसके विशेष कार्य अधिकारी सुधांशु पंत ने वाराणसी के सर्किट हाउस में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में यातायात विस्तार पर आयोजित ट्रेड मीट में बताया कि देश के सबसे लंबे जलमार्ग यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील तक जो जाता है, इस पर जनवरी 2023 से मालवाहक जो जहाज है उनका संचालन शुरू होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहीं पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गोरखपुर के मुडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर जल्द ही चौरी चौरा कर दिया जाएगा। चौरी चौरा घटना आप सबने सुनी होगी। ठीक है, इस घटना के नाम पर इसका जो है नाम रखा जाएगा, पंचायत का नाम बदलकर रखना है। तो ये किसके द्वारा जो है किया गया है, ये गृह मंत्रालय ने किया है। गृह मंत्रालय
की सिफारिश पर ही किया जाएगा। गोरखपुर जिले के जो नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ठीक है, तो मंत्रालय की कोई आपत्ति नहीं है, नाम बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश के कृषि, तकनीक, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना और पावर जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है? तो ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। थोड़ा डिटेल में जब जाएंगे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सबको पता है अब कहाँ पर हुई थी, ठीक है, और ये क्यों होती है ये भी आपको पता है, लेकिन इसमें किस देश ने किस क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई या फिर किस शहर से, किस देश से सबसे ज़्यादा निवेश आया, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जब पेपर को कठिन बनाना हो। तो ये याद रखें, कृषि, तकनीक, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना और पावर जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है जापान ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखपुर महोत्सव के बारे में यहाँ प्रश्न है, इसके संदर्भ में सही कथन बताना है। 11 से 13 जनवरी 2023 को गोरखपुर महोत्सव आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, यह महोत्सव गोरखपुर में आयोजित अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव होगा। तीसरा कथन दिया गया है, प्रदेश में जनसामान्य को जंगल और पर्यावरण की अहमियत समझाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पहली बार इको टूरिज्म थीम पर गोरखपुर जो महोत्सव है उसका आयोजन किया जाना है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन में आपको आंसर जो है दिया गया ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि गोरखपुर महोत्सव के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी गई है एक ही प्रश्न के माध्यम से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन प्रश्नों का उद्देश्य यही रहता है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाई जाए, तो प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरी जो न्यूज़ है उसके बारे में सारी कवरेज मिल जाए। तो ये जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ें प्रश्नों को, और जो पॉइंट हैं उन चीज़ों को भी आप नोट करते जाएं, अलग से अपने सिनॉप्सिस बनाते जाएं, ताकि लास्ट टाइम पर जो रहेगा ना रिवीजन में काम आएंगी ये चीज़ें। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 के बारे में बताना है, सही कथन कौन सा है? पहला कथन दिया गया है 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 को आगामी राज्य विधानमंडल सत्र में पुनः जो है स्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। तो ये विधेयक फिर से स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित हुआ है। दूसरा कथन है, इस विधेयक में 36 अधिनियमों को निरसित किए जाने का उल्लेख किया गया है। 36 एक्ट ऐसे होंगे जिनका निरसन इस विधेयक के द्वारा किया जाना है, जो काम के योग्य नहीं होंगे। क्या होता है, जैसे कुछ नियम बनाए, उस समय वो रहे, उस समय उनकी जो है वैल्यू रही, फिर कुछ समय बाद कुछ और नियम में परिवर्तन हो गया या फिर कुछ हो गया, तो नियमों की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उनका निरसन किया जाता है। तो निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कुछ शब्दों को बदलकर त्रुटियों को दूर करना है। तो इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं सभी सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कितनी धनराशि की लागत से लखनऊ में शहीद जो पथ है उसका कायाकल्प किया जाना है? तो लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च करेंगे और शहीद पथ का कायाकल्प करेंगे। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कर्तव्य पथ कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर है, किस जिले में है, या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, या फिर किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर यही बताया गया कि सिंगापुर की तर्ज पर यह बनाया जाएगा शहीद पथ, आगे आने वाले दिनों में लखनऊ का जो है लखनऊ का गेटवे बनेगा ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर स्थित दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगी और उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये लेपर्ड कैट के बारे में है। तो लखीमपुर और दुधवा जो है, लखीमपुर में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार गोरखपुर में राज्य की पहली रीजनल फिल्म सिटी 100 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। तो दोनों ही कथन यहाँ सही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट कथन है, अलग अलग रूप से प्रश्न में पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण किस वर्ष की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा? तो वर्ष 2024 में ये शुरू हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश जल्द ही 12 नए एयरपोर्ट शुरू करेगा, इसमें 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होंगे। इन सभी एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। मौजूदा समय में यहाँ पर 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, ऐसे 9 एयरपोर्ट है जहाँ पर अभी जो एक्टिव है। औद्योगिक विकास मंत्री कौन है यहाँ के? नंद गोपाल गुप्ता नंदी। इन्होंने बॉमा कॉनएक्सपो की ओर से लखनऊ में आयोजित रोड शो के दौरान कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण वर्ष 2024 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जेवर हवाई अड्डे और आधिकारिक तौर पर नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। तो जो नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको ही जेवर हवाई अड्डे के रूप में जो है नाम दिया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बन रहा है, दूसरा ये कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो नोएडा में हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ब्रजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा। ए और सी सही उत्तर यहाँ पर है। इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। इन्होंने 26 दिसंबर 2022 को ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य में 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को अब मोबाइल पर अपनी सेहत की जानकारी मिल सकेगी। इन 22 मेडिकल कॉलेजों में SSPG, ICH नोएडा, स्वशासी मेडिकल कॉलेज एटा ये नाम बताए गए हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है 22 मेडिकल कॉलेज में जहां पर ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई है। तो एक नोएडा का है, एक एटा का है, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, हरदोई, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, जौनपुर, कन्नौज, जालौन, रिम्स, सैफी ये सब इसमें शामिल हैं। ये मेडिकल कॉलेज जो है जहाँ पर इसको शुरू किया गया इस सेवा को। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31 वर्षीय प्रियंका शर्मा उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। प्रियंका शर्मा निम्नलिखित में से किस जिले की निवासी हैं? तो ये बांका जिले की निवासी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है। कोई भी चीज़ पहली होती है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, तो बांका से ये बिलोंग करती हैं। प्रियंका शर्मा बिहार के बांका जिले की अमरपुर प्रखंड के खरदौरी गाँव की रहने वाली हैं। वह पिंक बस सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चयनित की गई 26 महिला चालकों में से एक है। वर्तमान में ये कौसाम्बी बस डिपो से देहरादून, ऋषिकेश, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद और बरेली तक लंबी दूरी की बस चला रही हैं। ठीक है, और अभी इनको चुना गया है रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिसंबर 2022 में योगी सरकार के मंत्रियों के विदेशी दौरे के दौरान हुए एक मेमोरेंडम ऑफ यूनिट्स MOU में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव किस जिले के लिए मिले हैं? तो ये गौतम बुद्ध नगर के लिए सबसे ज़्यादा जो है निवेश की घोषणा की गई है। सबसे ज़्यादा निवेश यहीं पर मिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। 350 से ज़्यादा कंपनियों ने गौतम बुद्ध नगर में निवेश की इच्छा जताई है। दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर आई जो मंत्रियों की टीम ने 7 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ से जो है मंत्री गए थे, दक्षिण कोरिया गए, जापान गए, तो वहाँ पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 6 कंपनियां गौतम बुद्ध नगर में इकाइयों को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। पर्यटन और संस्कृति जो मंत्री हैं जयवीर सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर गए प्रतिनिधि मंडल ने गत 10 से 18 दिसंबर के बीच 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को आकर्षित किया था। जापान इंडिया इंडस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन जो गौतम बुद्ध नगर में टेक्सटाइल मनीषरी निर्माण इकाई स्थापित करने वाली है, इसके साथ ही 2500 करोड़ रुपए का MOU भी जो है हुआ है। तो ये समझौता साइन हुआ है दक्षिण कोरिया और जापान के साथ, ये चीज़ याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत निर्देश के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो ये जो निर्देश जारी किए गए हैं CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत के लिए, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को NCR के अंतर्गत आने वाले जिलों में 1 जनवरी से केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा कथन है, इसके साथ ही वर्ष 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल वाले वाहनों को पूरी तरह खत्म करने का निर्देश दिया गया है। और तीसरा कथन है, यह निर्देश प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन जो है, तीनों ही कथन सही हैं, उपयुक्त सभी जो है हम चुन लेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2027 से NCR में केवल CNG और E-ऑटो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है, अब देखते हैं लागू हो पाता है या नहीं। सब जानते हैं दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है, तो उसी के लिए ये सारे जो निर्देश हैं जारी किए जाते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, निर्देश प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, देसी गाय आधारित प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने जिलों का चयन किया है? तो ये 49 जिले हैं जिनका चयन किया गया है।
देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ समेत 49 गांवों का चयन किया गया है। 26 जिला केंद्र सरकार और 23 जिलों को जो है प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाना है। तो इससे संबंधित हमने डिटेल को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पार्क के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिव्यांग पार्क स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, इस पार्क का निर्माण लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तीसरा कथन है, यह देश का 6वां दिव्यांग पार्क होगा। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क बनाने वाली कंपनी ही लखनऊ में बनाएगी इसको, और यह 2 एकड़ की भूमि पर बनेगा। तो ये चीज भी याद रखें कि कहाँ पर बन रहा है, लखनऊ में बनेगा, 11 करोड़ की लागत से बनेगा, देश का 6वां है। महाराष्ट्र में जिस कंपनी ने बनाया वही लखनऊ में बनाएगी और 2 एकड़ की भूमि पर यह बनेगा। सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत दर्शन और हैप्पीनेस पार्क स्थापित किया जाना है। तो ये भी लखनऊ में किया जाएगा। ये जो है लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट के पास बुद्धा पार्क में जल्द ही म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क खुलने वाला है। यह हैप्पीनेस पार्क साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के सामने बुद्धा पार्क के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। लखनऊ का नाम जरूर याद रखें। इसके अलावा गोमती नगर में होटल ताज के पीछे खाली जगह पर भी उत्तर प्रदेश दर्शन प्रोजेक्ट के तहत एक और पार्क बनना है। पुराने लखनऊ की क्लॉक टावर के सामने सुगंधित पार्क भी बनाया जाएगा। इसमें जो है स्मार्ट सिटी के 3.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इतनी करोड़ की लागत से ये बनेगा जो है। अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्राम चौपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने गांव की समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन दिया गया है, इसकी शुरुआत राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की थी। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उल्लेखनीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव की वृद्धि में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। यहाँ पर और रैंकिंग भी देख लेते हैं। बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि में पहला स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, दूसरा मिला है अपने यूपी को। उत्तर प्रदेश को 4 एएनसी सेवाओं में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है और दूसरा राजस्थान को मिला है। तो ये दोनों रैंकिंग भी याद रखें। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच टीम वर्क को मजबूत करते हुए सर्वश्रेष्ठ एएनएम आशा टीमों में उत्तर प्रदेश राज्य में गई हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में कि जो संस्थागत प्रसव है उसमें वृद्धि में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, पहला पश्चिम बंगाल को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जिले को 5 सितारा से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बुलंदशहर जेल है जिसको 5 सितारा से सम्मानित किया गया, 5 स्टार रेटिंग इसको दी गई है। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। बुलंदशहर जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन को गुणवत्ता और भंडारण और स्वच्छता को देखते हुए इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से का जो जेल है ये टैग पाने वाला दूसरा जेल हो जाएगा। इसके पहले फर्रुखाबाद जेल को ये रेटिंग दी जा चुकी है, 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है फसाई से, अब बुलंदशहर जेल को मिली है। बुलंदशहर जिला कारागार के जेल अधीक्षक कौन है? राजेंद्र कुमार जायसवाल, ये इसके जेल अधीक्षक हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वन विभाग द्वारा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट सौभरी शहर वन कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये वृंदावन में विकसित किया जा रहा है। वृंदावन के ग्राम सुंडक के पास 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा सौभरी शहर वन विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश में पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कथन ध्यान से देखें, तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ये उपयुक्त सभी सही है। दूसरा कथन है, यह अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी प्रखंड के चंदन गांव में सोलानी नदी के किनारे स्थापित किया जाना है और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां पर बनेगा? मुजफ्फरनगर जिले में बनेगा। क्योंकि पहला है उत्तर प्रदेश का गौ अभ्यारण्य, इसलिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के इस पहले अभ्यारण्य को 70 हेक्टेयर भूमि पर 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो 70 हेक्टेयर भूमि है, 70 करोड़ की लागत है, मुजफ्फरनगर जिले में बनेगा, पुरकाजी प्रखंड के चंदन गांव में सोलानी नदी के किनारे बनेगा। क्लियर है? इससे संबंधित और जानकारी भी देखते हैं। यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो अभ्यारण्य है इसमें 5000 से अधिक मवेशियों को आश्रय प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के क्षेत्र के जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या भी हल हो जाएगी, आवारा पशुओं को भी इसमें रखा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है,
31 दिसंबर 2022 को जो सत्र 2021-22 के लिए वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 44वें और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा कथन सही है, बताना है। मिर्जा मुराद के गौर गांव में जन्मे डॉक्टर उधम सिंह गौतम ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है। दूसरा कथन है कोरोना के बाद नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में 30,000 कंपनियां खोली गई हैं, जबकि महाराष्ट्र में इसी दौरान 60,000 नई कंपनियां खोली गई हैं। इसलिए ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरे स्थान पर यूपी हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में इस मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है, तो दिल्ली से ये आगे निकल गया है। नवंबर 2022 में जारी किए गए कॉर्पोरेट मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 3 साल बाद उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को उद्योग स्थापित करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो ये इससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू सॉल्व किए दिसंबर 2022 के। हमारा इस प्रकार से दिसंबर 2022 के करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। टॉपिक वाइज हमने करंट अफेयर भी पहले देख लिया था, सारे टॉपिक देख लिए थे। उसके बाद हमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए। तो दोनों ही आपको देखने हैं और दोनों ही जो एमसीक्यू है टॉपिक वाले हैं, दोनों आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नवंबर 2022 का करंट अफेयर, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।